Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सराज क्लास 9th हिंदी गद्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है मंत्र और जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है और सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन चरित्र और स्मरणीय तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम था। स्मरणीय बिंदु के तहत हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इनका जो जन्म है वह सन 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है लमही। लमही में इनका जन्म होता है। लमही ये कहाँ है? काशी में है, जिसे आधुनिक बनारस कहा जाता है। अगर हम माता की बात करें तो माता का नाम इनकी आनंदी देवी था। आनंदी देवी इनकी माता का नाम था। अगर इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम अजायब राय था। क्या था? अजायब राय। अजायब राय, अजायब राय था। और इसके पश्चात अगर हम इनके पत्नी का नाम देखें तो शिवरानी देवी था। क्या था? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी, शिवरानी देवी इनकी पत्नी का नाम था। गुरु की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और हरिऔध जी, दोनों इनके गुरु थे। युग की हम बात करें तो युग के रूप में ये छायावादी युग में आते हैं। छायावादी युग के बाद छायावादोत्तर युग में भी ये रचना करते रहते थे। और रचनाओं की बात करें तो रचना में गबन गोदान, गबन गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, इसमें गोदान जो है कहा जाता है ये इनके ग्रामीण जीवन की एक महाकाव्य, ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन ये इनके नाटक हैं, ये इनके उपन्यास हैं। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके जो बचपन का नाम था वो धनपत राय था। इनके बचपन का नाम धनपत राय, बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, धनपत राय था। धनपत राय इनके बचपन का नाम था। और अगर इनके संपादन की बात करें कि कौन कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने संपादित की थी तो संपादन में इन्होंने हंस और मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। संपादन हंस और मर्यादा, हंस और मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। भाषा की बात करें तो भाषा सरल खड़ी बोली थी। सरल खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली थी। और अगर हम शैली की बात करें तो विचारात्मक तथा आलोचनात्मक, विचारात्मक तथा आलोचनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली को इन्होंने अपनाया। मृत्यु के संबंध में सन 1936 ईस्वी में, सन 1936
1936 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी का जो स्मरणीय बिंदु था, उनके जन्म मृत्यु के संबंध में ये दिया गया है, बताया गया है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के निकट लमही नामक ग्राम में एक कायस्थ परिवार में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था तथा इनके पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी की बाल्यावस्था बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही अभावों से, बहुत सारे जो हमारे साहित्यकार थे उनका बचपन जो है बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा, बहुत ही परेशानियों में व्यतीत हुआ। प्रेमचंद जी का जो विवाह है विद्यार्थी जीवन में ही हो गया था। इनका जो विवाह है इनके अनुकूल ना होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह जो है शिवरानी देवी के साथ इनका हुआ। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम वे मर्यादा पत्रिका के संपादक हुए। कुछ दिनों तक के पश्चात इन्होंने माधुरी पत्रिका का भी संपादन किया। इसके बाद काशी में उन्होंने अपना प्रेस खोला और हंस तथा जागरण पत्रिका का संपादन किया। कुछ दिनों तक वे बम्बई में रहे तथा वापस लौटने के पश्चात इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और सन 1936 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद इनका देहावसान हो जाता है। रचनाएं जो मैंने आपको बताई, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपन्यास से लिखे हैं जिसमें गबन गोदान, काया कल्प, प्रेमाश्रय, वरदान, रंगभूमि आदि आते हैं। कहानी की बात करें तो कफन है, प्रेम पचीसी है, मानसरोवर है, प्रेम प्रसून है। और नाटक की बात करें तो करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम तथा रूठी रानी इनके नाटक हैं। भाषा शैली आपको पहले ही बता दिया, भाषा जो है सरल खड़ी बोली थी। शैली विचारात्मक तथा आलोचनात्मक थी। मृत्यु इनकी जो हुई है सन 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद जी ने विचारात्मक, आलोचनात्मक तथा हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग अपने निबंधों में, अपने नाटकों में तथा अपने उपन्यासों में किया है। तो इस प्रकार से इनका जो स्मरणीय बिंदु था, स्मरणीय तथ्य थे, वे सारे आपके समक्ष ये बता दिए गए हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो कहानी लिखी है मंत्र कहानी, उसके भी विषय में हम जान लेते हैं। मंत्र कहानी में जो पात्र हैं, पात्र को पहले पात्र का नाम जान लेते हैं, कौन कौन से पात्र हैं। इसमें डॉक्टर चड्ढा हैं। कौन है? डॉक्टर चड्ढा है जो मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर चड्ढा। दूसरे हैं भगत और तीसरे पात्र के रूप में हमारे सामने आती हैं मृणालिनी और चौथे पात्र हैं इसमें कैलाश। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द यह संपूर्ण कहानी जो है वो घूमती नजर आती है। ये मंत्र जो है वह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है और इन्हीं चारों पात्रों के आसपास ये संपूर्ण जो कहानी है वह घूमती नजर आती है। मुंशी प्रेमचंद ने मंत्र कहानी को हृदय स्पर्शी बनाया। ये कहानी कथा संग्रह, उनके कथा संग्रह मानसरोवर में संकलित है, जिसमें सरल सुबोध तथा लोक ग्राह्य बोलचाल की भाषा में लिखी गई ये कहानी है, जिसमें भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक संवादात्मक शैलियों का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। मानवीय संवेदनाओं और अंतर्द्वंद प्रतिपक्षी के अपकार को भूलकर भी उसके हित की विलक्षण भावना जागृत करने वाली एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी है जो व्यक्ति को त्याग, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव जैसे महान गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी का सारांश आप लोग सुन लीजिए। इसमें एक डॉक्टर चड्ढा होते हैं जो बहुत ही अमीर रहते हैं, बहुत ही अमीर घराने के रहते हैं और ये डॉक्टर रहते हैं। एक दिन अचानक शाम का समय होता है,
डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे गोल्फ क्या होता है। गोल्फ खेलने के लिए निकल ही रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा जिसका नाम भगत था, भगत लोग कहते थे गांव में, आप लोग जानते होंगे, भगत भगत लोग कहते हैं, जिससे उनकी जो एक किस समाज से, किस क्षेत्र से, कहाँ से, किस प्रकार से, किस लोकेशन से आते हैं, ये नाम से ही ये पता चल जाता है। तो गांव से वह बूढ़ा भगत अपने 7वें बेटे को, 6 बेटों की उसकी मौत हो गई थी। 7वां बेटा जो बहुत ही बीमार था, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, उसे डोली में पहले ना एम्बुलेंस हुआ करती थी, ना तो और कुछ हुआ करती थी, लाने ले जाने में बहुत समस्याएं होती थी मरीज को। तो एक चारपाई में चारों कोनों में 2 लंबे से डंडे बांध दिए गए। उसी चारपाई में उस बूढ़े ने अपने 7वें पुत्र को, जो अंतिम उसका पुत्र था, वो बहुत बीमार था, उसे लिटा करके डोली बना करके उसके क्लिनिक में, उसके घर के में लाते हैं। लेकिन उस समय वो डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जाते रहते हैं। तो वो गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे कि तब तक वो बुढ़ा पहुंचता है और गिड़गिड़ाता हुआ उनके पैर पकड़ लेता है डॉक्टर चड्ढा कि मेरा ये अंतिम 7 लड़कों में यही एक बचा है, हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। एक बूढ़ा और बुढ़िया भगत और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे कहते हम रो रो कर मर जाएंगे, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु मेरे बेटे को देख लीजिए। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार करके डॉक्टर चड्ढा के चरणों में रख दी। लेकिन डॉक्टर चड्ढा थोड़ा सा भी नहीं पसीजे, उनको जरा भी तरस नहीं आया। जब वो गोल्फ खेलने के लिए गाड़ी में से बैठकर निकल गए तो बूढ़ा टकटकी लगा करके उस गाड़ी, जहाँ तक गाड़ी दिखाई पड़ी वहाँ तक वह देखता रहा। लेकिन उस बूढ़े की जो मिन्नत है, बूढ़े के जो अपने पुत्र को देखने के लिए, डॉक्टर के द्वारा देखने के लिए जो मिन्नत की गई थी, उस गिड़गिड़ाहट भी उसके काम ना आई और डॉक्टर चड्ढा वहाँ से गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं। बूढ़े भगत का जो पुत्र है, 7वां पुत्र, वह मर जाता है। और इस प्रकार से जो बूढ़ा भगत है अपने पत्नी बुढ़िया के साथ वापस लौट आता है और किसी प्रकार से रस्सी, गांव में रस्सी जो बटी जाती है, रस्सी भरी जाती है, उसी रस्सी को, मूंज की रस्सी बट करके अपना जीवन यापन करता है। उसी से अपने खाने पीने की चीज़ें लाता है, तम्बाकू लाता है। तो एक दिन ऐसे ही रात में बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आता है, बूढ़े के घर में आता है और बूढ़ा उस समय चिलम पी रहा होता है और वह उसको बताता है कि जो डॉक्टर चड्ढा है उनका जो पुत्र है वह कैलाश, वह उसे सांप ने डस लिया है। कैलाश बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ता था, स्कूल पढ़ता था। उसके साथ की जो सहपाठिनी थी मृणालिनी, वह एक दिन कैलाश के घर आती है और कैलाश से ये मतलब रिक्वेस्ट करती है, उसको कहती है और कैलाश को सांपों को पालने का शौक़ था। सांप के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी थी, दवा भी रखते थे, सांप को अपने घर में पाले हुए थे। तो मृणालिनी के जिद के कारण कैलाश ने कैलाश को सांप दिखाने के लिए कहा। कैलाश मना करता है कि अभी इस समय सांप दिखाने का वक्त नहीं है। लेकिन तभी मृणालिनी बहुत ही मिन्नत करती है कैलाश को सांप दिखाने के लिए। कैलाश सांप को पकड़ता है, उसके फन के पास से पकड़ता है, दबोचता है और उसके दांत दिखाने के लिए मृणालिनी कहती है, उसको दांत दिखाने की कोशिश करता है। उसके गले के पास जो कैलाश है दाबता है सांप को और सांप जो है अपना मुंह खोलता है और उसके दांत दिखाते हुए कहता है कि ये देखो इसके दांत। और उसी समय थोड़ी सी जो पकड़ है वह कैलाश की ढीली हो जाती है और सांप पलट करके कैलाश के हाथ में डस लेता है। तो इस घटना को एक व्यक्ति जो बूढ़े भगत को बताने के लिए जाता है और कहता है कि तुम अगर, बूढ़ा भगत जो है वो सर्प के झाड़ने का मंत्र जानता था, लेकिन वह
इस कारण से नहीं गया क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने उसके 7वें पुत्र, जो उसका अंतिम पुत्र था, उसे नहीं देखा था, नहीं बचाया था, उसका इलाज नहीं किया था और उसका पुत्र 7वां पुत्र भी मर जाता है। इस कारण से एक व्यक्ति बताने आता है, कहता है कि तुम जाओ वहाँ, अगर तुम उसके बच्चे को, डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को, अकेला पुत्र जो है उसका अकेला ही पुत्र है, कोई दूसरी संतान नहीं, उसे बचा लोगे तो तुम्हें बहुत मालामाल कर देंगे, बहुत सा धन देंगे। लेकिन बुढ़ा बहुत ही उस समय को सोच करके नहीं जाता है और धीरे धीरे उसके मन में विचार चलता रहता है कि काश अगर मैं किसी की सहायता कर पाता और इस मंत्र का प्रयोग मैं उसके बचाने के लिए कर सकता। बुढ़िया जाकर के अंदर सो जाती है और बाहर से बुढ़ा जो है किवाड़ लगा लेता है और वो भी बिस्तर पे सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। जब बुढ़िया को एक बार वो आवाज़ देता है, बुढ़िया नहीं बोलती है, तो वो समझ जाता है कि बुढ़िया सो गई। वह अपने बिस्तर से उठता है और डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर दौड़ता हुआ जाता है और उसके घर पहुंचता है। सब रोते रहते हैं और अंतिम समय होता है, तो उसी समय बूढ़ा भगत पहुंचता है और कहता है कि बाबू कहाँ हैं, अर्थात कैलाश कहाँ है। सब दिखाते हैं और कहते हैं कि इसका जो समय है अंतिम समय है। लेकिन बूढ़ा उसकी नब्ज देखता है और टटोलता है, कहता है कि नहीं, अभी मैं इसे बचा लूँगा। और जो पानी भरने वाले रहते हैं वो कुएं से पानी भर भर के वो बुढ़ा जो है कहता है कि इस कैलाश के सर पे पानी नाव और बहुत सा पानी गिराते हैं, उसको नहलाते हैं, खूब नहलाते हैं। बुढ़ा बार बार मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते पढ़ते एक बार जो कैलाश है वो अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके और पानी गिराया जाता है, कैलाश ठीक होने लगता है। वह उस आंखें खोल करके चारों तरफ देखने लगता है। उसी समय जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वो उस बूढ़े के पैरों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि जितने भी जायदाद, जितने भी धन दौलत है, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मेरा पुत्र एक बार जीवित हो जाए। और जब वो जीवित हो जाता है और ठीक हो जाता है, उसी समय बूढ़ा वहाँ से वापस आ जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। डॉक्टर चड्ढा ढूंढते हैं कि उसे कुछ तो दे दिया जाए, उसका इनाम दे दिया जाए, लेकिन वहाँ बुढ़ा नहीं मिलता है और वो अपने घर रातों ही रात घर चला आता है। बुढ़िया जान जाती है कि ये जो बुढ़ा है उस डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचा करके आया है। फिर ये धीरे धीरे ये घटना जो अंतिम समय पर पहुंच जाती है, डॉक्टर चड्ढा का पुत्र बच जाता है। और अंत में यही इस कहानी से हमें मिलता है कि हम जो अपने कर्तव्यों का दूसरे के लिए जो करते हैं, जो काम करते हैं, वो दूसरे के अच्छाइयों के लिए हमें करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने कुछ लोग समाज में होते हैं जो दूसरे का भला नहीं चाहते, लेकिन यहीं पर एक बुढ़ा जो होता है वो बिना पैसे के, बिना कारण ही अकारण ही मंत्र को जानते हुए, सर्प का मंत्र जानते हुए उसका अच्छे से उसने उपयोग किया और कैलाश की उसने जान बचाई। तो इस कहानी में यही कहा गया है कि जो मानवीय संवेदनाओं के द्वारा जो अंतर्द्वंद उपस्थित होता है, दूसरे अपने जो शत्रु के प्रति जो अपकार की भावना होती है, वो हमें बहुत ही बुरा कहता है, बुरा भला कहता है, लेकिन उसको भूल करके भी वो बुढ़ा क्या करता है, दूसरे के हित के अर्थात उस डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने का प्रयास करता है। यही व्यक्ति जो है वो है जी, इस व्यक्ति के जो त्याग है, जो कर्तव्य निष्ठा है, जो सेवा भाव है, वही व्यक्ति को महान बनाता है, उच्च स्तर पर ले जाता है। इस महान गुणों को बताने के लिए, इन गुणों से प्रेरित करने के लिए ये कहानी लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि इस कहानी के माध्यम से एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन वो डॉक्टर चड्ढा जो है अपने स्वार्थवश अब गोल्फ खेलने के चक्कर में उस बूढ़े भगत के पुत्र की जान ले लेता है, उसकी जान चली जाती है।
इस कहानी को आप पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप अपने ग्रुप में प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य ग्रुप में ज़रूर मैसेज करा करिए और अपने समस्याओं का निराकरण पाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।